नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमराज सुंडा जी ने लिखा है। इसमें आज हम हार्टिकल्चर का तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। वैसे ओवरऑल अगर हम देखें तो इस बुक का आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 88। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ हार्टिकल्चर से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे हार्टिकल्चर के जो कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनको डिटेल में समझेंगे और किस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे इन चीज़ों को हम एक दूसरे से इंटर रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एनुअल फ्लावर ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसा कौन सा एनुअल फ्लावर है जो कि इंडियन ओरिजिन का है, तो वो आपका कौन सा है, गम्फेरेनी। ये बात समझना है, एनुअल फ्लावर का मतलब ऐसा फ्लावर होता है जो एक साल में अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि सीड से लेके सीड तक एक साल के अंदर, या फिर ऐसे कह सकते हो कि एक ही सीजन के अंदर इसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके का एक फ्लावर है जो कि इंडियन ओरिजिन का है। इसका ओरिजिन प्लेस जो है वो इंडिया है, वो है गम्फेरेनी। इस टाइप का ये फ्लावर होता है। पॉपुलर क्लाइंबर ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसा कौन सा क्लाइंबर है, क्लाइंबर का मतलब ऐसा प्लांट्स होता है जो कि किसी सपोर्ट से चढ़ता जाता है, मतलब जिसको हम लता बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है कि जब इसे कोई पौधे का सपोर्ट या किसी और चीज़ का सपोर्ट, किसी तार का, किसी रस्सी का या किसी अन्य पौधे का सपोर्ट जब मिल जाता है तो ये उसी को लपेटते हुए ऊपर को चढ़ता जाता है। इसी को बोलते हैं क्लाइंबर। तो इंडियन ओरिजिन का सबसे पॉपुलर क्लाइंबर कौन सा है, तो वो है ग्लोरियोसा सुपरबा। ग्लोरियोसा सुपरबा जो है ये एक तरीके का पॉपुलर क्लाइंबर है जिसका ओरिजिन प्लेस इंडिया माना जाता है। इस तरीके का यह पौधा दिखाई देता है। एनुअल फ्लावर सुइटेड फॉर प्लांटिंग इन शेड इज सिनेरेरिया। कहने का मतलब ये है कि ऐसा एनुअल फ्लावर जो कि छाँव में हमारा आराम से इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं, मतलब घर के अंदर अगर रखना हो, कहीं छाँव वाली जगह में गमले में लगाना हो तो ये प्लांट सबसे अच्छा माना जाता है। कौन सा प्लांट है, सिनेरेरिया। इसके बाद है करौंदा, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। जो करौंदा होता है जिसको कुछ लोग करवन भी बोलते हैं, इस करौंदे के अंदर आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। करौंदा इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। इसके बाद अगले बात करें तो हम मरून इज़ द वेराइटी ऑफ करौंदा। करौंदों की एक वैरायटी है कौन सी, जिसका नाम है मरून। मरून का क्या है, एक वैरायटी है। किसकी वैरायटी है, वो करौंदी की वैरायटी है। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इन मैंगो इज काज्ड बाई ओडियम मैंजीफेरी। पाउडरी मिल्ड्यू एक डिजीज़ होती है, मैंगो में लगती है। ये क्यों लगती है और इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है कि मैंगो की जो पत्तियां होती हैं उनके पत्तियों पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पाउडर छिड़क दिया हो। इस टाइप का सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे हरी हरी पत्तियां होंगी तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद ऐसा लगेगा किसी ने पाउडर छिड़क दिया हो। एक फंगस होता है जिसका नाम है ओडियम मैंजीफेरी। तो इसी ओडियम मैंजीफेरी जो फंगस है, इसी फंगस की वजह से क्या होता है, इसमें ये बीमारी देखने को मिलती है। ओडियम मैंजीफेरी, मैंजीफेरी में मैंजीफेरा है, मैंजीफेरा इंडिका जो कि मैंगो का बोटेनिकल नेम होता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि ओडियम मैंजीफेरी जो है एक फंगस है पाउडर मिल्ड्यू के लिए जो कि आम में लगता है। ऐसे समझ सकते हो कि आम की एक डिजीज़ है, समझ गए। फिर इसके बाद है नेप्थलीन एसिटिक एसिड इज़ यूज टू कंट्रोल मैंगो मॉल फॉर्मेशन। मैंगो मॉल फॉर्मेशन जो होता है इस तरीके का एक सिम्टम होता है। जब मैंगो का इन्फ्लोरेसेंस निकल रहा होता है तो मैंगो के इन्फ्लोरेसेंस में जब किसी एक वायरस की वजह से और किसी एक इंसेक्ट की वजह से, ये सब हम डिटेल में पैथोलॉजी में पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ इतना समझो कि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है। इस तरीके के उसमें फंगस डेवलप हो जाते हैं, वायरसेस डेवलप हो जाते हैं। इसको कोई कंट्रोल करने का तरीका भी नहीं है। इन्वायरमेंट में जब फ्लावरिंग के समय पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है या फिर ज़्यादा पानी बरस जाता है तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक दवा आती है जिसको हम बोलते हैं नेप्थलीन एसिटिक एसिड। बेसिकली ये एक तरीके का हार्मोन होता है, ग्रोथ रेगुलेटर होता है जिसको ऑक्सिन हार्मोन बोलते हैं। उसी का एक सप्लीमेंट होता है जिसको बोलते हैं नेप्थलीन एसिटिक एसिड। इसी को जब हम छिड़क देते हैं तो हमारा जो मैंगो मॉल फॉर्मेशन वाली प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सही हो जाती है। फॉलोइंग वेजिटेबल इज़ नोन एज मल्टीविटामिन ग्रीन्स। ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जिसमें मल्टीविटामिन पाया जाता है, मतलब एक से ज़्यादा विटामिन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो आपका कौन सा है, चिकुरमेनिस। चिकुरमेनिस एक तरीके की वेजिटेबल होती है, इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें क्या होता है
ये मल्टीविटामिन से भरपूर होता है ये सब्जी। क्या नाम है इसका? चिकुरमनीस। ठीक। इन विच फ्लावर अरेंजमेंट फ्रूट फ्लावर फोलियज आर यूज। ऐसा कौन सा फ्लावर अरेंजमेंट है जिसमें फ्रूट फ्लावर और फोलियज तीनों पार्ट का प्रॉपरली यूज किया जाता है? तो उसका नाम है मोरिमोना। मोरिमोना एक तरीके का फ्लावर अरेंजमेंट सिस्टम होता है। अब आप समझ लीजिए कि फ्लावर अरेंजमेंट होता क्या है। फ्लावर अरेंजमेंट का मतलब होता है जैसे गुलदस्ता होता है, जो हम गुलदस्ता देते हैं उसमें फ्लावर को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखते हैं। ठीक, प्रॉपरली एक तरीके का उसमें एक सीक्वेंस मिला के रखते हैं, तब वो एक गुलदस्ता बनता है जिसको हम बुके भी बोलते हैं। ठीक, उसी तरीके से जब हम कभी घर में सजाते हैं फूल को तो एक प्रॉपर शेप में लगाते हैं, जैसे दिल का शेप हो गया, रेक्टेंगुलर शेप हो गया, स्क्वायर शेप हो गया, जिसमें सफ़ेद फूल एक शेप में है और फिर पिंक फूल एक शेप में है, येलो फूल एक शेप में है। तो इस तरीके को जो हम सेट करते हैं फ्लावर को एक सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं जिससे देखने में सुंदर लगे, तो उसी को हम बोलते हैं फ्लावर अरेंजमेंट। तो ऐसा कौन से टाइप का फ्लावर अरेंजमेंट है जिसमें फ्लावर भी यूज होता है, उसके साथ साथ फ्रूट भी यूज होता है, और इसके साथ साथ फोलियस पार्ट बोले तो उसकी पत्तियां, तना, ये सब भी यूज होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? मोरिमोना। ये मोरिमोना एक तरीके का फ्लावर अरेंजमेंट का सिस्टम होता है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रूट भी यूज हो रहा है, फोलियज भी यूज हो रहा है और फ्लावर भी यूज हो रहा है, सब कुछ यूज हो रहा है। तो ये कौन सा सिस्टम होता है? ये होता है मोरिमोना। क्लोव कॉमनली यूज्ड स्पाइस इज टेकन फ्रॉम व्हिच पार्ट। ये क्या लिखा है? ये पार्ट लिखा है, पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब फ्लावर। ये जो क्लोव होता है जिसको हम बोलते हैं लौंग, लौंग क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्लोव। ये कौन सा पार्ट होता है? ये क्लोव जो हम लोग यूज़ करते हैं ये पार्ट कौन सा होता है? तो बेसिकली ये क्या होता है? एक फ्लावर होता है जिसमें ये नीचे की ये फ्लावर की डंडी होती है और ये ऊपर ये फ्लावर होता है जो कि खुलने से पहले ही, इसकी पत्तियां जो हैं वो खुलने से पहले ही तोड़ ली जाती है। जैसे गुलाब का जो होता है फूल, उसमें भी होता है कि फ्लावर को ओपन होने से पहले अगर तोड़ लिया जाए, उसी तरीके से इसमें होता है कि फ्लावर ओपन होने से पहले ही इसको तोड़ लिया जाता है। तो इसमें इसको क्या होता है? ये होता है क्लोव, जिसको हम क्या बोलते हैं? लौंग। लौंग का कौन सा पार्ट खाते हैं? इसका हम फ्लावर यूज करते हैं। हायर टेम्परेचर इंड्यूस व्हिच टाइप ऑफ फ्लावर इन द बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड का मतलब होता है लौकी। अगर लौकी को उगाते समय टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है एनवायरनमेंट का, तो हमको कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है? तो वो प्रॉब्लम होती है मेलनेस। मतलब कि जब लौकी को हम ग्रो कर रहे होते हैं उस समय टेम्परेचर एकाएक ज़्यादा हो जाता है, तो जो बॉटल गार्ड में निकलने वाले जो फूल हैं वो फूल फीमेल ना होकर मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तब पौधे में फीमेल की अपेक्षा मेल फूल ज़्यादा आते हैं, मेल फूल की संख्या बढ़ जाती है। और अगर मेल फूल की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मेल फूल में तो बॉटल गार्ड लगेगा नहीं, तो अल्टीमेटली हमारा नुकसान ही होगा, क्योंकि हमको लौकी का प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मेल फूल से हमको प्रोडक्शन नहीं मिलता है, प्रोडक्शन मिलता है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से। ठीक, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी एक हार्मोन आता है जिसको मैंने पढ़ाया है हार्टिकल्चर, इंस्टेंट हार्टिकल्चर जब मैं पढ़ा रहा था बॉटल गार्ड का। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। प्लांटिंग सिस्टम इनेबलिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन द ऑर्चर्ड हेक्सागोनल। ऐसा कौन सा प्लांटिंग सिस्टम है जिसमें पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा प्लांट लगते हैं? तो ऐसा माना गया है कि स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, क्यूनिकुक्स और जितने भी और ढेर सारे सिस्टम हैं उसमें से जब सबसे अच्छा जो सिस्टम है जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सूटेबल होता है वो होता है हेक्सागोनल सिस्टम। इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्लांट लग सकते हैं। स्क्वायर सिस्टम से और रेक्टेंगुलर सिस्टम जो है, इन सभी सिस्टम से अगर इसको हम कंपेयर करें तो इसमें सबसे ज़्यादा प्लांट हम लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले तो 6 कोने पर ऐसे 6 पौधे लगा दिए जाते हैं, उसके बाद इसके बीच में भी एक पौधा लगा दिया जाता है, तो कुल मिला के ऐसे 7 पौधे आराम से लग जाते हैं। इसी को बोलते हैं हेक्सागोनल सिस्टम। और अगर ये सिस्टम हम नहीं यूज करें तो हम केवल 4 ही पौधे लगा पाएंगे स्क्वायर सिस्टम में, और रेक्टेंगुलर में भी यूज करेंगे तो भी हम 4 ही लगा पाएंगे। इसीलिए इसको माना जाता है हेक्सागोनल सिस्टम कि इसमें सबसे ज़्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं आसानी से।
क्रिकेट बॉल एंड मुरब्बा आर द पॉपुलर वेराइटी ऑफ सपोटा। सपोटा जो होता है इसी को कहते हैं सपोटा। इसमें एक वेराइटी है क्रिकेट बॉल और मुरब्बा। ये दोनों वैरायटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सपोटा के लिए, तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि क्रिकेट बॉल किसकी वैरायटी है। IBPS AFO में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, क्रिकेट बॉल किसकी वैरायटी है, तो ये सपोटा की वैरायटी है। और इसके बाद मुरब्बा भी किसकी वैरायटी है, तो ये भी एक सपोटा की वैरायटी है। स्कारलेट गोल्ड एंड रेड फ्यूजी आर द हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ एप्पल। एप्पल की दो वैरायटी हैं, एक तो है स्कारलेट गोल्ड और एक है रेड फ्यूजी। तो ये दोनों वैरायटी किसकी हैं, एप्पल की वैरायटी हैं, जिनकी यील्ड काफ़ी ज़्यादा होती है। ये पर हेक्टेयर ज़्यादा प्रोडक्शन देने के लिए कामयाब होती हैं। द केमिकल यूज टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग ड्यूरिंग स्टोरेज इन ओनियन। जब ओनियन को कोल्ड स्टोर में स्टोर करके रखा जाता है तो उस कंडीशन में जो स्टोर हुआ ओनियन है उसके अंदर स्प्राउटिंग ना हो जाए, वो वहाँ पर उगने ना लगे, उसमें कलियाँ ना निकल जाएं, जैसे जमने लगता है, जड़ वड़ निकलने लगती है, तो वो स्प्राउटिंग ना हो, अंकुरण जिसको हम कहते हैं, अंकुरण ना हो, इसके लिए एक केमिकल का उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं मैलिक हाइड्रोजाइड, जिसको MH बोलते हैं। तो मैलिक हाइड्रोजाइड जो होता है इसको जब हम डाल देते हैं तो हमारा जो ओनियन है ये कोल्ड स्टोरेज में जब रहता है तो उसमें स्प्राउटिंग नहीं होती है। रायन एज रूट स्टॉक इज मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड मोस्ट एक्सेप्टेड एंड कॉमर्शियल मेथड ऑफ सपोटा। कहने का मतलब ये है कि जो सपोटा का पौधा होता है इसके अंदर एक तरीके का रूट स्टॉक यूज़ करते हैं, रूट स्टॉक और साइन। रूट स्टॉक का मतलब होता है पौधे का वो पार्ट जो कि जड़ के रूप में यूज किया गया है, और साइन मतलब पौधे का वो भाग जो कि फिर तने, फूल, फ्लावर, पत्तियों के लिए यूज किया गया है। इसी को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग या बडिंग। इन तरीके में रूट स्टॉक और साइन का यूज किया जाता है। तो रायन जो है एक तरीके की किस्म है, एक तरीके की वैरायटी है, या बोल सकते हैं एक कल्टीवर है सपोटा का। इसी को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है अगर रूट स्टॉक बनाना है। सपोटे के पौधे के लिए अगर हमको रूट स्टॉक प्रिपेयर करना है तो जो ये रायन रूट स्टॉक है ये सबसे अच्छा माना जाता है। मोस्ट प्रॉमिसिंग रूट स्टॉक फॉर मैंडारिन एंड स्वीट ऑरेंज। ये मैंडारिन और स्वीट ऑरेंज यानी कि ये ऐसे समझो नींबू वर्गीय फसलें होती हैं, ये जो मीठा मीठा होता है, मैंडारिन होता है और स्वीट ऑरेंज होता है। अब दोनों में मेनली डिफरेंस क्या होता है ये मैंने इंस्टेंट हार्टिकल्चर में डिटेल में समझाया है। फिलहाल यहाँ समझो कि जो मैंडारिन और स्वीट ऑरेंज होता है इसमें जो सबसे अच्छा रूट स्टॉक माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, तो रंगपुर लाइम एक तरीके का देसी वेराइटी है लाइम की, वही यूज किया जाता है एज ए रूट स्टॉक। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें टी मॉस्किटो बग, जिसको हम बोलते हैं हेलोपेटिटिक्स एंटोनी। हेलोपेल्टिस एंटोनी, यह किसका पेस्ट होता है, यह काजू का पेस्ट होता है। काजू जो आप खाते हैं ये काजू होता है, सबसे नीचे जो लगा हुआ है, इसी को तोड़ते हैं तब इसके अंदर से गिरी निकलती है, उसी को हम खाते हैं। इसके ऊपर एक फ्रूट होता है, इसको मैंने कल पढ़ाया था कि इसको और एप्पल को दोनों को मिला के एक तरीके का जूस बनाया जाता है। उस जूस को क्या कहते हैं कल ही पढ़ाया है, अभी कल या परसों वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, तो उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा कि क्या कहते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो पता करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक, तो ये टी मॉस्किटो जो बग है जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हेलोपेल्टिस एंटोनी। ये किस में लगता है, ये काजू में लगता है। इस तरीके का टी मॉस्किटो बग देखने में होता है। ये पौधे की पत्तियों को, फ्रूट को और जो नॉर्मल जो सॉफ्ट तने होते हैं उनको ये डैमेज करता है। कॉफ़ी बेरी बोरर, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेनेमस हेम्पी, हाइपोथेनेमस हेम्पी, ये एक सीरियस पेस्ट है किसका, कॉफ़ी का। नाम से पता चल रहा है कॉफ़ी बेरी बोरर। ये कॉफ़ी की जो बेरी होती है यानी कि कॉफ़ी का जो सीड होता है, जो फल होता है, उसको ये डैमेज करता है। इस तरीके का देखने में लगता है। ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं कॉफ़ी बेरी बोरर, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइपोथेनेमस हेम्पी। ये किसका पेस्ट है, ये कॉफ़ी का पेस्ट है। काफ़ी डेंजरस पेस्ट होता है, काफ़ी सीरियस होता है। इससे जो कॉफ़ी होता है उसका सीड काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। ट्रिमिंग, रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड प्लांट पार्ट जनरली प्रैक्टिस्ड इज डन इन रोज एंड मैरीगोल्ड। थिनिंग का मतलब होता है
ऐसे अनडिजायरेबल पार्ट को निकाल देना पौधे से जो कि हमको इकोनॉमिक प्रोड्यूस नहीं देने वाले हैं, इसी को बोलते हैं ट्रिमिंग। जैसे हम बाल की क्या करवाते हैं, ट्रिमिंग करवाते हैं। तो जो अनडिजायरेबल बाल के पार्ट बढ़ गए होते हैं उनको हम काट देते हैं, काट के निकाल देते हैं। इसी तरीके से ट्रिमर होता है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि ट्रिमर से ही ट्रिमिंग करते हैं और ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है। इसमें अनडिजायर्ड जो प्लांट पार्ट होते हैं उनको हम निकाल देते हैं। जैसे हमको लगता है कि इससे हमको कोई इकोनॉमिक फ़ायदा नहीं होने वाला है तो उसको हम निकाल देते हैं। इसके बाद है ब्रोमेलिन, एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि पाइनएप्पल से प्राप्त किया जाता है। इसको भी मैंने पाइनएप्पल जब पढ़ाया था तो उसमें डिटेल में बताया था। ब्रोमेलिन एक एंजाइम होता है जो कि कहाँ से मिलता है, पाइनएप्पल जो होता है अपना उसके फ्रूट के अंदर से मिलता है। ये क्या होता है, ये ब्रोमेलिन जो होता है ये हमारे जीभ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। बोरान इन फ्रूट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एस्टर, एरोमा इन फ्रूट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एस्टर। जो भी फ्रूट होते हैं उनके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आती है। हर फ्रूट के अंदर से अलग अलग खुशबू आती है जिसको हम सूंघ के भी जान सकते हैं कि ये कौन सा फ्रूट है। तो उसमें ये एरोमा आता कैसे है, ये एरोमा लाने का सबसे जो मेन सोर्स है वो है एस्टर। एस्टर पाया जाता है उसके अंदर, हर फ्रूट के अंदर अलग अलग टाइप का। उसी की वजह से फ्रूट में क्या आता है, उसी की वजह से फ्रूट में जो है वो एरोमा आती है, खुशबू आती है। एसिड कंटेंट इन ए वेरी इंपॉर्टेंट एसिड कंटेंट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेली। जेली अगर हमको बनानी है, किसी भी चीज़ की जेली बनानी है, किसी भी फ्रूट की जेली, जेली का क्या मतलब होता है, ऐसा समझो एक सेमी लिक्विड टाइप का होता है। चटनी तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ सेमी लिक्विड जैसे चटनी होती है उसी को थोड़ा सा और हार्ड कर दो तो वैसे होता है। लेकिन चटनी जो होती है वो तीखी और खट्टी होती है और जेली जो होता है वो मीठा होता है। ये फ्रूट का बनाया जाता है। ठीक, आपने जेली खाया होगा, मार्केट में 1 रुपये 2 रुपये के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लेके खाते हैं, ऐसे छोटी सी कटोरी में आता है फिर उसको खाते हैं, वही होता है जेली। सेमी लिक्विड टाइप का देखने में लगता है। तो अगर हम किसी भी फ्रूट की जेली बनाना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि उसके अंदर एसिड कंटेंट कितना है, क्योंकि अगर एसिड कंटेंट फ्रूट में ज़्यादा होगा तो हम जेली नहीं बना पाएंगे। क्योंकि अगर हम इससे जेली बनाएंगे तो नॉर्मली जितना खट्टा फ्रूट था उससे ज़्यादा खट्टा जेली बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जेली जो होता है कंसंट्रेट हो जाता है, पानी की मात्रा इसमें से कम हो जाती है तो खट्टापन बढ़ जाता है। इसी वजह से जेली बनाने के लिए हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी हम फ्रूट यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो एसिड है जो है या खट्टापन जो है वो कम से कम हो। इसके बाद है डोमेस्टिक क्वारंटाइन इन इंडिया एग्जिस्ट फॉर सेंजोन स्केल, एक टाइप की बीमारी होती है। इसी बीमारी को रोकने के लिए डोमेस्टिक क्वारंटाइन यूज़ करा जाता है। मतलब कि किसी एक जगह की वैरायटी है वो किसी दूसरी जगह नहीं लेके जाया जाता है जिससे कि वो बीमारी उस जगह से दूसरी जगह पर नहीं फैल जाए। इसी को कहते हैं डोमेस्टिक क्वारंटाइन करना। ये किसके लिए एग्जिस्ट करता है, ये सेंजोन स्केल एक तरीके की बीमारी होती है, एक तरीके की डिजीज़ होती है। अब ये किस में लगती है ये आपको बताना है, इसको भी मैंने पढ़ाया है। सेंजोन स्केल किस में लगता है आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये टेम्परेट फ्रूट में लगता है। अब आप बताइए कि किस में लगता है। ठीक, तो इसके लिए डोमेस्टिक क्वारंटाइन यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर ये दूसरे एरिया में फैल गया तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। इन द ग्राफ्टिंग अपर पार्ट ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड, जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको तो हम रूट स्टॉक बोल देते हैं, जिसका रूट होता है। लेकिन जिसका तना, फल, फूल, पत्तियाँ, ये सब चीज़ जिससे डेवलप होती हैं, यानी कि अपर पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं साइन। रूट स्टॉक और साइन दो चीज़ें होती हैं, तो यही साइन की बात हो रही है। इन ओनियन बोल्टिंग टेक प्लेस ड्यू टू, बोल्टिंग क्या होता है, जब ओनियन की जो पत्तियां निकली होती हैं उसी के बीच में से एक स्टेम निकल जाता है और उस पर इस तरीके का एक फ्लावर बन जाता है, इसी को बोलते हैं बोल्टिंग। जब ये होता है तो इसके होने से जो हमारी प्याज है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसका वज़न घट जाता है, और अगर इसको हम स्टोर करके रखते हैं तो इसमें सड़ने वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा होता क्यों है, ये हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। जब हम प्याज की बुआई करते हैं तो अगर प्याज की बुआई हमने लेट में किया है
तो क्या होता है कि उधर अप्रैल के महीने में टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब क्योंकि हमने बुआई लेट में करी है तो हमारी प्याज पहले मैच्योर होगी नहीं, बिल्कुल हरा हरा पौधा रहेगा, तो उसमें ये बोल्टिंग वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हमको अगर इससे बचना है कि बोल्टिंग का प्रॉब्लम जो हमारा ओनियन है उसमें ना हो, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हम प्लांटिंग कर रहे हैं वो टाइमली प्लांट कर लें या अर्ली प्लांटिंग कर लें, क्योंकि लेट प्लांटिंग में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। हैंड पॉलिनेशन इज़ द मोस्ट यूजफुल इन डेट पाम। जो डेट पाम बोले तो जो खजूर होता है, इसके अंदर हैंड पॉलिनेशन ज़्यादा यूज किया जाता है। अब हैंड पॉलिनेशन क्या होता है, देखो जब डेट पाम होता है तो डेट पाम की जो कॉमर्शियल वेराइटीज़ हैं ये काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, मतलब ऐसे हाथ से आप पकड़ सकते हैं, पौधे का जो बंच होता है, जो फ्लावर लगा होता है, उसको आराम से हम पकड़ सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे हिला देते हैं कायदे से, तो उसके अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। तो हैंड पॉलिनेशन किस में करते हैं, डेट पाम में करते हैं। अगर हम हैंड पॉलिनेशन कर देंगे तो पॉलिनेशन जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो अगर पॉलिनेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ हमको फ्लावर देखने को ज़्यादा मिलेंगे, नंबर ऑफ फ्रूट देखने को ज़्यादा मिलेंगे, और हमारा अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर हम बात करें कि फ्रूट में सबसे ज़्यादा एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, मतलब कि छोटे से पार्ट में ज़्यादा एनर्जी होती है। वैसे तो एनर्जी केले में भी बहुत ज़्यादा होती है, और एनर्जी के लिए लोग केले का ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वॉलनट जो होता है इसके एक सीड में ज़्यादा एनर्जी होती है कंपेयर टू बनाना, क्योंकि बनाना में वज़न ज़्यादा होता है, खाओगे ज़्यादा मिलेगा कम, लेकिन वॉलनट में ऐसा नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा फैट होता है, और फैट ही अल्टीमेटली एनर्जी का एक सोर्स माना जाता है। उसके बाद है होगर्थ कर्व इज़ आल्सो नोन एज लाइन ऑफ ब्यूटी। होगर्थ कर्व एक तरीके का कर्व होता है, ऐसे कर्व बनता है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, इस तरीके का कर्व होता है, ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा जो कर्व बना है इसको होगर्थ कर्व बोलते हैं। इसी को कहते हैं लाइन ऑफ ब्यूटी। आपने आलेखन कला बनाया होगा या पत्तियाँ बनाई होंगी, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि जब मूर्ति बनाई जाती है किसी नायिका की, तो उसमें किसी डांसर की जब मूर्ति बनाई जाती है तो जो कमर वाला पोर्शन है इसी तरीके से हल्का सा टिल्ट होता है एक तरफ को, जैसे यहाँ पर सर है ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक। ऐसे कृष्ण भगवान की एक मूर्ति है, उसमें भी कृष्ण भगवान जब बंसी लिए रहते हैं तो इस तरीके का उनकी कमर ऐसे मुड़ी हुई होती है, इसी को होगर्थ कर्व बोलते हैं। ये किसी भी चीज़ में लगाया जाता है, तो ज़्यादातर जो ब्यूटिफिकेशन वाली चीज़ें होती हैं, मतलब सुंदरता बढ़ाने वाली जो चीज़ें होती हैं, उनमें इस लाइन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, होगर्थ कर्व, ठीक। ये लाइन ऑफ ब्यूटी कहलाता है, मतलब ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लाइन लगती है। फ्रूट ऑफ न्यू वर्ड, फ्रूट ऑफ न्यू वर्ड किसको बोलते हैं, एवोकाडो। एवोकाडो का जो फ्रूट होता है इसको बोलते हैं फ्रूट ऑफ न्यू वर्ड, यानी कि नई दुनिया का ये फ्रूट होता है। इसके बाद ऑर्किड इज़ प्रोपोगेटेड बाई, माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा ऑर्किड को प्रोपोगेट किया जाता है। इसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी जल्दी ही मैंने पढ़ाया था, आई थिंक पिछले लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। माइक्रो प्रोपोगेशन बोले तो टिश्यू कल्चर की मदद से इसको प्रोपोगेट किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट यूज्ड इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, ऐसा कौन सा फ्रूट है जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल की टॉफ़ी बनती है, इसका जेली बनता है, और भी ढेर सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं पाइनएप्पल के। इसी वजह से पाइनएप्पल जो है इसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। अन्य जो फ्रूट हैं इनको लोग रॉ ही कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे आम है वो पक गया तो खा लिए, केला है पक गया खा लिए, इसका बाई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, इसको प्रिजर्व करके नहीं रखते हैं प्रोसेसिंग में, इसलिए इसको ज़्यादा डिमांड होती नहीं, होती है लेकिन कम होती है। पूरी इंडिया में नियर अबाउट 2%, पूरे इंडिया में नियर अबाउट 2% ही फ्रूट जो होते हैं या वेजिटेबल होती हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर 5 to 6% होता है। कहने का मतलब कि इंडिया में अगर 100 किलोग्राम वेजिटेबल या फ्रूट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें से केवल 2 किलोग्राम ही प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाएंगे, उनका जैम, जेली, मुरब्बा या फिर और पेकेल या और भी जो चीज़ बननी है वो बनेगी, या ड्राइंग कराया जाएगा, चिप्स बनाया जाएगा। लेकिन अगर विकसित देशों की बात करें तो वहाँ 100 किलोग्राम में कम से कम 5 किलोग्राम के आसपास होता है। तो हमारे यहाँ अभी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी लो लेवल पर है, इसको बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको बढ़ाने के साथ साथ हमको ये भी इंश्योर करना होगा कि क्वालिटी ना ख़राब हो जाए, क्योंकि जब हम इसको प्रोसेसिंग करते हैं तो प्रोसेसिंग करने में इसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है,
ज़्यादा अमाउंट में प्रिजर्वेटिव डालने से हमारी बॉडी के लिए वो नुकसानदेह होता है। और इसके साथ साथ प्रिजर्वेटिव को और भी ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए उसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाए जाते हैं, स्वाद बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल केमिकल चीज़ें डाली जाती हैं, शुगर डाला जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो इसको भी हमको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना है। इसके बाद हम बात करें, पगोड़ा इज़ ए नेम ऑफ, जापानीज़ मोन्यूमेंट होता है पगोड़ा, इस तरीके का देखने में लगता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पगोड़ा बोलते हैं। ठीक। अवोकाडो का जो फ्रूट होता है, ये जो मैंने पढ़ाया फ्रूट ऑफ न्यू वर्ड, ये इस तरीके का फ्रूट होता है, इसी को बोलते हैं अवोकाडो। इसके बाद रेड कलर इन जेली ड्यू टू चेयरिंग ऑफ शुगर, शुगर की चेयरिंग की वजह से जेली में लाल कलर आ जाता है, क्योंकि जब हम जेली बनाते हैं तो उसमें शुगर डालते हैं, तभी वो अच्छे से मीठा होगा, नहीं तो वैसे ज़्यादा मीठा नहीं हो पाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेड कलर जो होता है जेली के अंदर, वो किसके वजह से आता है, चेयरिंग ऑफ शुगर। ठीक। तो अब आगे बात करते हैं, विस्टा इज़ द थीम ऑफ लैंडस्केप, लैंडस्केप की एक थीम होती है विस्टा। इसको जब मैं लैंडस्केपिंग पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये विस्ता जो टर्म है ये काफ़ी बड़ा और ब्रॉड टर्म है, तो यहाँ एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। ए वेजिटेबल क्रॉप ऑफ व्हिच ऑल पार्ट्स आर एडिबल, ऐसा कौन सा वेजिटेबल पार्ट है जिसका सभी पार्ट हम खाते हैं। वैसे कहने को तो लोग कई कई पार्ट को बोलते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो अरवी होती है ये भी इसका पूरा पार्ट खाया जाता है, अरवी के पत्ते का साग बनता है, इसका स्टेम की सब्जी बनती है, इसका जो जड़ होता है उसका अरवी का भरता बना के खाते हैं, इसकी सब्जी बनती है अरवी की। तो ये तो होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो जो बुक में देखने को मिलता है, बुक में देखने को मिलता है ऐसी वेजिटेबल जिसका सभी पार्ट यूज़ होता है, तो उसको हम बोलते हैं विंग्ड बीन। इस तरीके की एक बीन होती है, इसकी फल, इसकी पत्तियाँ, इसका तना, सब कुछ यूज किया जाता है, खाया जाता है। सेक्स फॉर्म ऑफ पॉइंटेड गार्ड, पॉइंटेड गार्ड जो होता है, पॉइंटेड गार्ड समझते हो, पॉइंटेड गार्ड का मतलब होता है परवल। इसमें सेक्स फॉर्म कैसा होता है, परवल कैसा होता है, मोनोसियस होता है या डायोसियस, परवल जो होता है वो डायोसियस होता है। ठीक। सेक्स फॉर्म ऑफ कुकुम्बर, कुकुम्बर बोले तो खीरा, खीरा कैसा होता है, मोनोसियस होता है कि डायोसियस होता है, ये भी डायोसियस होता है। कहने का मतलब, मोनोसियस का मतलब क्या होता है कि एक पौधे पर एक ही रहेगा, ठीक, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और डायोसियस में एक ही पौधे पर दोनों रहेंगे, मेल और फीमेल। द बेस्ट साइट फॉर द सीड प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेट टाइप वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल इज हिल्स, द बेस्ट साइट फॉर द सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन के लिए अगर कोई ऐसा टेम्परेट वैरायटी है, कोई ऐसी सब्जी है जो कि ठंडी के सीजन में ग्रो की जाती है, तो अगर हमको उसका सीड प्रोडक्शन करना है या उस पर हमको कोई रिसर्च करनी है, कोई नई वैरायटी डेवलप करनी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो रीजन होता है वो हिली रीजन होता है, क्योंकि हिली रीजन में अमूमन टेम्परेचर कम ही रहता है। तो इस वजह से जो हमारी फसल होती है उस पर हम प्रॉपरली रिसर्च कर पाते हैं। अगर हम मैदानी एरिया में उस पर रिसर्च या सीड प्रोडक्शन करना चाहेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर जैसे फरवरी बीतता है, मार्च स्टार्ट होता है, तो ऐसे धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो जब फ्लावरिंग का समय आता है, उसी समय फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का अच्छा समय आता है, उस समय टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसीलिए जो सीड की क्वालिटी होती है मैदानी एरिया में ग्रो करने पर, वो उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि हिल एरिया में होती है। अब ये जो मोनोसियस और डायोसियस है, इसको मैंने डिटेल में इंस्टेंट हार्टिकल्चर में अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से समझाया है, और मेरी गारंटी है कि अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर याद हो गया होगा मैंने किस तरीके से याद कराया है। अगर आप ज़्यादा नहीं देख पाते हैं तो आप केवल इतना देखिए जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा है, स्टार्टिंग में जो मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया है वो चीज़ें देख लीजिए। आगे के 10-12 लेक्चर जो हैं उसको तो ज़रूर ही देख लीजिए, और मैं तो कहूँगा कि आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि हार्टिकल्चर जो बिहार में भी एक वैकेंसी भी आई है, उसके लिए आपने अगर उन दोनों सीरीज़ को देख लिया, फ्रूट की और वेजिटेबल की, तो आपको गारंटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से फंस जाएंगे और आपका जो हार्टिकल्चर है वो अच्छे लेवल का तैयार भी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एडिबल पार्ट ऑफ लिट्यूस। लिट्यूस का एडिबल पार्ट कौन सा होता है? लिट्यूस बोले तो पालक, लीफ खाते हैं। पार्सले बोले तो चौलाई, इसका भी हम लीफ ही खाते हैं। सेलरी, ये भी एक तरीके का साग होता है, इसके भी लीफ स्टॉक को हम खाते हैं। ठीक। एस्पेरेगस इज ए पेरेनियल क्रॉप, इस तरीके का होता है एस्पेरेगस। ये क्या होता है? एक पेरेनियल क्रॉप होता है, एक बार लगाओ और बार बार खाओ। ठीक। एडिबल पार्ट ऑफ एस्पेरेगस, एस्पेरेगस का जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है? अंडरग्राउंड यंग शूट,
अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर होते हैं नए नए जो सूट्स निकलते हैं, नोन एज स्पर्स। ये स्पर्स जो निकलते हैं एक अंडरग्राउंड सूट्स होते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर नए नए सूट्स निकलते रहते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड सूट्स। इनको कहा जाता है स्पर्स। यही होता है एडिबल पार्ट किसका, एस्परेगस का। सेक्स रेशियो इन कुकुरबिट्स इन मॉडिफाइड बाई सिल्वर नाइट्रेट। जैसे मैंने बताया था अभी कि जो जब मेलनेस बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, बॉटल गार्ड जो है इसमें मेलनेस ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ गया, ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गया, टेम्परेचर एकाएक बढ़ गया, तो फीमेल की संख्या कम हो जाएगी फ्लावर की और मेल फ्लावर की संख्या बढ़ जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट डालने से हमारा जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहता है और मेलनेस वाली जो प्रॉब्लम है ये नहीं होती है। बोल्टिंग, इमरजेंस ऑफ सीड स्टॉक prior to their time of formation is a disorder of onion। ओनियन में जो बोल्टिंग होती है, मैंने अभी आपको दिखाया स्टार्टिंग में कि जो एक बोल्ट तरीके का निकला हुआ था उसी को हम बोलते हैं बोल्टिंग। ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये होता है बोल्टिंग। ये होता है हाई टेम्परेचर की वजह से, जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको रोकने के लिए बोल्टिंग जो होता है, इमरजेंस ऑफ सीड स्टॉक, ये एक तरीके का डिसऑर्डर होता है। क्यों होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से। इससे प्याज की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है। सब चीज़ मैं बता चुका हूँ। ब्लाइंडनेस, अब्सेंस ऑफ कर्ड और हेड इन कोल क्रॉप्स इज ए डिसऑर्डर ऑफ कोल क्रॉप ड्यू टू फ्रॉस्ट। कहने का मतलब ये है ब्लाइंडनेस। जो गोभी होती है, फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, कोई भी है, कोल क्रॉप वाली जो क्रॉप है, इसमें आप इमेजिन करिए कि पूरा पौधा अच्छे से निकला हुआ है, लेकिन उसमें क्या हो गया, पूरे पौधे में पत्तियां अच्छे से हैं, पूरा पौधा अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन क्या हुआ कि इनिशियल स्टेज में जब वहाँ से फूल निकलना स्टार्ट हुआ था, जो फूल गोभी हम खाते हैं, वो कर्ड निकलना जब स्टार्ट हुआ, तो कर्ड जब एक छोटी सी कलिका थी, उसी समय अगर किसी कीड़े ने उस छोटी सी जो बड निकली हुई थी, बिल्कुल बीचों बीच में पत्तियों से ढकी हुई होती है, लेकिन अगर पत्तियों के अंदर से कोई जाके उसको अगर काट दे, डैमेज करते, तो क्या फिर कर्ड निकलेगा? नहीं निकलेगा। पूरा पौधा देखने में अच्छा लगेगा, पूरा पौधा देखने में लगेगा कि इसमें तो गोभी लगेगी, बहुत बड़ी सी गोभी लगेगी, 50-60 किलो की गोभी लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो बड है वो पहले ही डैमेज हो गया है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं ब्लाइंडनेस। ठीक। इसके बाद होती है बटनिंग। बटनिंग जो होती है ये भी कोल क्रॉप कैलीफ्लावर में लगता है। ये होता है नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से। इसमें जो होता है, ये देखो, इस तरीके का सिम्टम देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि वैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारा जो कैलीफ्लावर होता है उसमें बंच बिल्कुल ऐसे कसा हुआ होता है, एकदम बिल्कुल भरा हुआ होता है, बिल्कुल जगह नहीं होती है उसमें। लेकिन जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो ये जो बंच होता है वो इतना कसा हुआ नहीं रहता, ऐसे समझो कि ऐसे फैल जाता है। फैल जाएगा तो ऐसा लगेगा कि छोटे छोटे ये बटन हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसी तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे इसमें 10-15 बटन को एक साथ लगा दिया गया है। 1 2 3 ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखने में लगने लगता है, अट्रैक्टिव नहीं लगता है। और जब अट्रैक्टिव नहीं लगेगा तो फूल गोभी में लोग कोई चीज़ देखें चाहे नहीं देखें, लेकिन फूल गोभी में अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा देखते हैं। अगर फूल गोभी सफ़ेद है, बिल्कुल उसमें दाग धब्बे नहीं हैं, तो वो जल्दी बिक जाएगी। और अगर उसमें थोड़े दाग धब्बे भी लगे हैं, मान लो उसमें केमिकल नहीं भी यूज किया गया है, लेकिन अगर थोड़ा भी दाग धब्बे वाला है तो वो बिकेगा नहीं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कैलीफ्लावर में। ये क्यों होता है? नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से। जब हमारे खेत में नाइट्रोजन की कमी होती है तो इस तरीके की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। इसके बाद है ब्लांचिंग इन वेजिटेबल इज डन फॉर टू इनएक्टिवेट एंजाइम एक्टिविटीज़। ब्लांचिंग क्या होती है? ये वेजिटेबल में करते हैं कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वेजिटेबल के अंदर वो बंद हो जाए। बात समझना, जब हमको सब्जी को पकाना होता है तो ये सब्जी का पकाने का एक तरीका है जिसको हम ब्लांचिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि उबलते हुए पानी में पहले सब्जी को डाल दिया जाता है, फिर सब्जी क्या होती है, थोड़ी देर तक उबलती है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं उबालते हैं, थोड़ी देर तक उबालते हैं, मतलब थोड़ा सा पक जाए सब्जी। फिर क्या करते हैं कि तुरंत उबलते हुए पानी से सब्जी को छान के निकालते हैं और बिल्कुल चिल्ड वाटर, ठंडे पानी में, या ऐसे बोल सकते हो बर्फ़ के पानी में डाल देते हैं सब्जी को। तो वहाँ पर एकाएक गर्म हुआ था क्योंकि उबलते पानी में डाला गया था, और फिर थोड़ी देर वहाँ गर्म करके इस ठंडे पानी में डाल दिया गया। तो ऐसा करने से जो वेजिटेबल के अंदर एंजाइम थे वो सभी
डीएक्टिवेट हो जाते हैं, एंजाइम की कोई भी एक्टिविटी नहीं रह जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लांचिंग। यही चीज़ यहाँ पर डिटेल में लिखा है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सीड ऑफ कैरेट इज नोन एज सीजोकार्प। सीड ऑफ कैरेट, कैरेट बोले तो गाजर, गाजर का जो सीड होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सीजोकार्प। ठीक, इसके बाद अगला है फोर्किंग। फोर्किंग ऑफ कैरेट इज ड्यू टू कॉम्पैक्ट सॉइल। फोर्किंग आपने सुना होगा, आपने एक स्पून सुना होगा, स्पून, फोर्क, कांटा, ये तीन चीज़ें सुनी होंगी। स्पून का मतलब होता है चम्मच, फोर्क का मतलब होता है जो कांटेदार चम्मच होता है जिससे हम चाउमीन खाते हैं, और कांटा होता है जिससे दो कांटा होता है, उसको जापानी चाइनीज लोग यूज करते हैं खाने के लिए। तो फोर्किंग में क्या होता है कि 3-4 ऐसे कांटे निकले होते हैं, चम्मच नुमा होता है जिससे हम चाउमीन खाते हैं, उसी को फोर्क बोलते हैं। यही प्रॉब्लम कैरेट में देखने को मिलती है इस तरीके से कि जो इसकी कैरेट होती है ऊपर तो एक ही पार्ट होगा लेकिन नीचे ये 3-4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं फोर्किंग की प्रॉब्लम। ऐसा होता क्यों है, जब हमारी सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है, कॉम्पैक्ट मतलब बहुत टाइट सॉइल हो जाएगी, बार बार सिंचाई करने से, बार बार उसमें चलने से, या सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है कि हमारी सॉइल कॉम्पैक्ट होगी कि नहीं होगी। तो अगर कॉम्पैक्ट सॉइल है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी कैरेट है वो बहुत नीचे ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, आसानी से ज़मीन के अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि हमारी जो सॉइल है वो कॉम्पैक्ट हो गई है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कैरेट जो होता है वो 3-4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं फोर्किंग प्रॉब्लम। ये क्यों होता है, कॉम्पैक्ट सॉइल की वजह से होता है। ठीक, अब इसको फोर्क से आप समझ सकते हैं कि फोर्क जो होता है कांटे वाला चम्मच होता है जिससे हम चाउमीन खाते हैं, उसी फोर्क से फोर्किंग बनता है। तो इसमें भी ऐसे 3-4 ऐसे कांटे ऐसे निकल जाते हैं जैसे लगता है कि चाउमीन खाने के लिए ये बन रहा हो। ठीक, हार्वेस्टिंग स्टेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ मस्क मेलन। मस्क मेलन को कहते हैं खरबूजा। खरबूजे को अगर हमको दूर ट्रांसपोर्ट करना है तो इसका एक स्टेज होता है हाफ स्लिप स्टेज। इसमें क्या होता है कि तरबूजा जो होता है वो आधा ही पका होता है। इसी स्टेज में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं और हार्वेस्ट करके क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं मार्केट में। तो क्या होता है कि जब तक ये जाएगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है, तो जब तक जाएगा तब तक ये मार्केट में पहुंचते पहुंचते ये पक जाएगा। तो हाफ स्लिप स्टेज में हम मस्क मेलन को हार्वेस्ट करते हैं। अगर हमको क्या करना है, इसको दूर भेजना है ट्रांसपोर्टिंग के लिए। चीफ पॉलिनेटिंग एजेंट इन ओनियन। ओनियन का जो चीफ पॉलिनेटिंग एजेंट है वो है हनी बी। हनी बी का क्या मतलब होता है, मधुमक्खी। मधुमक्खी की वजह से ही ओनियन में अच्छे से पॉलिनेशन होता है। सेक्स फॉर्म ऑफ वाटरमेलन इज मोनोसियस। जो वाटरमेलन होता है, बोले तो तरबूज जो होता है ये भी कैसा होता है, ये भी मोनोसियस होता है। मतलब एक जो फ्लावर है उसमें एक ही पार्ट होगा, समझ पा रहे हो, चाहे मेल पार्ट हो चाहे फीमेल पार्ट हो। सीड रेट ऑफ हाइब्रिड टोमेटो। हाइब्रिड अगर टोमेटो है उसको हमको 1 हेक्टेयर में प्लांटिंग करनी है तो उसके लिए हमको 100 से 150 ग्राम अगर सीड टमाटर का मिल जाए तो उतना इनफ होता है। 100 से 150 ग्राम टमाटर के सीड को हम पहले नर्सरी में ग्रो करेंगे, उसके बाद उसको फिर हम मेन फील्ड में लगा देंगे। तो 100 से 150 ग्राम हमारे लिए टमाटर पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। ओरिजिन ऑफ कुकुम्बर। कुकुम्बर जो होता है, बोले तो खीरा, खीरा का ओरिजिन प्लेस क्या होता है, ये होता है इंडिया। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड डिटेरियोरेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इज रेस्पिरेशन। क्या होता है, एक तरीके का ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो हमारा हार्वेस्टेड वेजिटेबल और फ्रूट है वो जल्दी जल्दी खराब होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बराबर रेस्पिरेशन होता रहता है, श्वसन होता रहता है, तो अपनी एनर्जी लॉस करता रहता है और इसके साथ साथ उसके अंदर से ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी भी निकलता रहता है। तो क्या होता है कि हमारा जो फ्रूट है या वेजिटेबल है वो जल्दी सड़ने लगता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू उसने अपना एनर्जी भी दिया। रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है तो एनर्जी धीरे धीरे निकल रही है, तो जब एनर्जी निकलती जाएगी तो फल हमारा और वेजिटेबल जो हमारी है वो वीक होती जाएगी, तो मतलब ऐसा समझो कि ख़राब होती जाएगी। और दूसरा, ट्रांसपिरेशन हो रहा है बराबर, उसमें से पानी निकल रहा है, एनवायरनमेंट में उड़ते हुए जा रहा है, तो ये भी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। इसी वजह से हमारा जो फल और सब्जी है वो जल्दी डिटेरियोरेट हो जाती है, बोले तो जल्दी ख़राब हो जाती है। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, जब आप कोई फल या सब्जी लेके आइए तो आप अगर शाम को ला रहे हैं और उसको पॉलीथीन में बंद करके रख दीजिए तो आप देखेंगे कि पॉलीथीन के ऊपर ढेर सारा पानी लग गया है। वो ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है।
तो रेस्पिरेशन जो होता है, जिसको हम श्वसन बोलते हैं, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, और इसी की वजह से जो हमारा फल और वेजिटेबल होता है वो बहुत तेज़ी से डिटेरिएट हो जाता है। सीरियस डिजीज़ ऑफ क्यूमिन इज, क्यूमिन जो होता है, क्यूमिन का क्या मतलब होता है, क्यूमिन का मतलब होता है सौंफ या जीरा। तो ये क्या होता है, क्यूमिन में क्या होता है कि सीरियस डिजीज़ लग जाती है जिसको हम बोलते हैं विल्ट। इसमें क्या होता है कि पौधा नीचे से गल जाता है जड़ के पास से और फिर गिर जाता है, इसी को हम बोलते हैं विल्टिंग। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको रोकने के लिए जो प्रोसेस है वो मैं जब पढ़ाऊंगा विल्टिंग वाली तब बताऊंगा। फिलहाल ऐसे समझिए ये फंगस से होता है, तो अगर हम किसी फंगीसाइड का उपयोग करेंगे तो ये रुक जाएगा। फिलहाल जो क्यूमिन की सबसे मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से काफ़ी लॉस होता है, यील्ड लॉस होता है, वो है विल्टिंग। सुगरी डिजीज़ इज ए कॉमन इन फेनल। फेनल जो होता है, जो सौंफ होता है, उसमें एक तरीके की डिजीज़ लगती है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुगरी डिजीज़। ये एक वायरस की वजह से होता है और इसी वजह से ये सुगरी डिजीज़ जो होता है फेनल में ये लगता है। फेनल का मतलब होता है सौंफ, सौंफ में सुगरी डिजीज़ लगता है। ठीक, किसकी वजह से लगता है, ये वायरस की वजह से लगता है। विटामिन सी एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट। जो विटामिन सी होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और विटामिन सी एक ऐसा चीज़ है जिसको उबालने से ये ख़राब हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो विटामिन सी हमको अगर चाहिए तो जिस चीज़ में विटामिन सी है उसको हम रॉ ही कंज्यूम करें तो हमको विटामिन सी ज़्यादा मिलेगा। ट्यूबराइजेशन ऑफ पोटैटो रिक्वायर्ड शॉर्ट डे लेंथ। अगर पोटैटो के अंदर हमको ये चाहिए कि इसमें ट्यूबर बन जाए, मतलब आलू लग जाए ज़मीन के अंदर, तो आलू लगने के लिए हमको शॉर्ट डे लेंथ चाहिए, मतलब सूर्य की रोशनी जितना ही कम पड़े ट्यूबराइजेशन के समय में, आलू पड़ने के समय में, वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है, अगर सनलाइट बराबर नहीं पड़ेगी तो टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर जब घटेगा तो पाला पकड़ने की संभावना होगी, और जब पाला पड़ेगा तो आलू काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। आलू में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो पाला की वजह से होती है, और अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट होता है, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा लग जाता है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली चीज़ें हैं। फिलहाल आप ऐसे समझिए कि अगर आलू में ट्यूबराइजेशन करना है, यानी कि आलू में आलू लगना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि जिसमें दिन का जो लेंथ है वो कम हो, सूर्य बहुत कम देर के लिए निकले, तो वही सबसे अच्छा माना जाता है। द एलिमेंट व्हिच इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फ्रूट। फ्रूट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है, बोरान होता है। अगर बोरान की कमी हो जाएगी फ्रूट में तो क्या होगा कि फ्रूट में क्रैकिंग होने लगती है, उसका जो छिलका होता है ऊपर से वो फटने लगता है। इडिबल पार्ट ऑफ नोलखोल। नोलखोल जो होता है एक तरीके की गांठ वो ही कहते हैं इसको। इसका जो इडिबल पार्ट होता है यानी कि खाने योग्य पार्ट कौन सा होता है, ये होता है स्वेलन स्टेम। इसका जो मेन स्टेम होता है ये फूल जाता है, इसी को हम खाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नोब। नोब क्या होता है, एक स्वेलन स्टेम होता है, इतनी फूला हुआ स्टेम होता है, इसी को हम खाते हैं गांठ गोभी में। ओनियन वेराइटीज सुटेबल फॉर डिहाइड्रेशन आर। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है सुखाना, मतलब इसके अंदर से पानी को निकालना। हाइड्रो का मतलब पानी होता है, जहाँ भी आपको हाइड्रो दिखे तो हाइड्रो वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे हाइड्रा है, हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रो जहाँ मिलेगा आपको वो ज़्यादातर संबंधित होता है पानी से। तो डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकलना। अगर ओनियन जो है उसके अंदर से हम पानी निकाल दें तो उसको हम सुखा के रख सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, जो सफ़ेद कलर की प्याज होती है वो अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये रेड कलर या पिंक कलर की जो प्याज होती है, अगर इसको हमने सुखाया तो ये सूखने के बाद काली हो जाएगी, तो इसका कलर देखने में बिल्कुल ही बेहुदा टाइप का लगेगा, तो इससे अच्छा नहीं लगता है, अट्रैक्टिव नहीं लगता है, तो इस वजह से इसको सुखाया नहीं जाता है। तो अगर हमको ओनियन को सुखा के रखना है तो डिहाइड्रेशन करके रखना है, तो वाइट कलर की जो वेराइटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। एंटी फंगल फैक्टर इन ओनियन इज कैटकॉल। कैटकॉल जो होता है ये एक तरीके का एंटी फंगल फैक्टर होता है जो कि ओनियन में होता है, ये ओनियन में इनबिल्ट होता है, इसीलिए ओनियन में फंगस नहीं लगते हैं। विटामिन लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के समय पे कौन सी विटामिन लॉस हो जाती है, विटामिन सी। ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुकिंग करते समय या प्रोसेसिंग करते समय विटामिन सी लॉस हो जाता है। रुतबगा इज़ ए मैन मेड वेजिटेबल। यह रुतबगा होता है, ये किसके क्रॉस से बनाया गया है, ये बनाया गया है ब्रेसिका कोलोरेसिया, ठीक,
ब्रेसिका ओलोरेसिया और ब्रेसिका नेपस, इन दोनों के क्रॉस से बनाया गया है। यानी कि ब्रेसिकेसी फैमिली के जो हैं, ऐसे समझो जो वो क्या कहते हैं सलजम जो होता है, सलगम उसी फैमिली का है, उसी के जैसा होता है, इसी को लेकिन बोलते हैं रुतबगा। ठीक। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एग्जिस्ट इन मैंगो, आंवला, एप्पल, एलमंड एंड चेरी। ये कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके अंदर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। मैंगो, आंवला, एप्पल और आलमंड एंड चेरी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, इसमें जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मतलब कि जब एक ही प्लांट पर, एक ही फूल पर एक स्टिग्मा से एंथर निकल के स्टाइल पर जाता है, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। ठीक। इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब अपने आप में ये इनकम्पेटिबल होता है, खुद से ये पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। इसको अगर पॉलिनेशन प्रॉपरली होना है तो क्या होना चाहिए कि किसी दूसरे फ्लावर से या किसी दूसरे प्लांट से आए, उसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब अपने आप अपने पौधे से या अपने फूल से अगर पॉलन आके फर्टिलाइजेशन करवा रहा है तो वो नहीं होगा, इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। में पाई जाती है मैंगो में, आंवला में, एप्पल में, आलमंड में और चेरी में। अब इसका क्या मतलब होता है, अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किसी पौधे में पाई जा रही है तो क्या उसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन बढ़ेगा या घटेगा? सोचो और सोच के बताओ। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाएगी तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। सेल्फ पॉलिनेशन घटेगा, क्योंकि सेल्फ इनकम्पेटिबल है, वो तो काम ही नहीं करेगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना घट जाएगी और क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक। तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है किसमें? मैंगो में, आंवला में, एप्पल में, आलमंड में और चेरी में, इन सब में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये इसके अंदर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। एक साथ दो चीज़ें आपको आराम से याद होगी। मैंगो इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड प्रोसेसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ काजू। काजू जो होता है पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर काजू सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी होता है, सबसे ज़्यादा प्रोसेस भी किया जाता है, सबसे ज़्यादा खाया भी जाता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ठीक। तो इसको मतलब ऐसे समझो कि काजू में राजा है भारत। प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करेगा, सबसे ज़्यादा प्रोसेस भी करेगा, सबसे ज़्यादा खाएगा भी और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करेगा। ये है काजू का। मेजर टी ग्रोइंग पॉकेट्स, मतलब ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर चाय की खेती ज़्यादा होती है? वो है आसाम, सबसे ज़्यादा होता है 53%। पूरे इंडिया का लगभग 53% जो चाय प्रोड्यूस होती है वो आसाम से होती है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, पूरे इंडिया का लगभग 23%, तमिलनाडु 11% और केरला 8%। तो ये तरीका है ज़्यादातर जो टी ग्रोइंग स्टेट है वहाँ का। आसाम 53%, वेस्ट बंगाल 23%। वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग है वहाँ पर ज़्यादा ये किया जाता है। उसके बाद तमिलनाडु और केरला में होता है। ठीक। तो ये 4 स्टेट हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। यहाँ पर ये चाय की खेती अच्छी मात्रा में करी जाती है। इसके बाद अब आगे बात करते हैं हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट। ये कहाँ कहाँ पर है, इनका नाम क्या है, इनका फुल फॉर्म क्या है और एक किस स्टेट में पढ़ते हैं? CISTH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर। सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? उत्तर प्रदेश का रीजन जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो अगर आपने रीजन पढ़ा होगा, थोड़ा सा आपको रीजन का ओवरव्यू पता होगा, तो आप ये जान पाएंगे कि कहाँ होगा। तो सब ट्रॉपिकल रीजन उत्तर प्रदेश वाला ज़्यादातर रीजन सब ट्रॉपिकल के अंदर आता है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश इसका जो है वो स्थित है। ठीक। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हार्टिकल्चर, टेम्परेट रीजन कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में। ठंडा रीजन है, टेम्परेट रीजन है तो वहाँ पर श्रीनगर में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्यूबर पर जो ज़्यादा रिसर्च होता है वो तिरुवनंतपुरम केरला में होता है। ट्यूबर क्रॉप क्या होती है? जो ज़मीन के अंदर वाली क्रॉप्स होती हैं। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्लांटेशन क्रॉप जहाँ प्लांटेशन जो क्रॉप होती है वो ज़्यादातर कहाँ पर ग्रो की जाती है? साउथ इंडिया में, केरला स्टेट में ज़्यादा ग्रो करी जाती है। जैसे कोकोनट होता है, ये केरला में ज़्यादा ग्रो होता है। इसके साथ साथ जो और भी प्लांट्स हैं जैसे बनाना है, ये भी ज़्यादा यूज किया जाता है। तो प्लांटेशन क्रॉप का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? केसरगढ़ केरला में। इसको याद करने का एक मैं अच्छा तरीका बता दे रहा हूँ। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट केसरगढ़ केरला, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट केसरगढ़ केरला,
सेंट्रल ट्यूबर रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम के केरला, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हार्टिकल्चर श्रीनगर जम्मू कश्मीर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ उत्तर प्रदेश। इस तरीके से आप बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। ये कुफरी एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर एक सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वहाँ से निकली हुई जितनी भी वेराइटीज़ हैं उनके आगे कुफरी लगा होता है, इसीलिए आपने पोटैटो की ज़्यादातर वैरायटी में आपने देखा होगा कि उसमें कुफरी लगा होता है, क्योंकि ज़्यादातर वैरायटी जो पोटैटो की हैं वो कहाँ से निकली हुई हैं, वो कुफरी हिमाचल प्रदेश से निकली हुई हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चरल रिसर्च, हार्टिकल्चरल रिसर्च के लिए सबसे अच्छा होता है बेंगलोर कर्नाटका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कालीकट केरला। वास्को डिगामा भारत जब आया था वो कालीकट ही बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह केरला में है, वहाँ पर आया था। ठीक, वो आया क्यों था? वास्को डिगामा आया था भारत से मसाला लेने। तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि मसाले का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, वो कहाँ पर है? कालीकट केरला में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हार्टिकल्चर, एरिड जोन कौन सा होता है? राजस्थान जो है वो अधिकतर एरिड जोन में आता है, मतलब जहाँ पर पानी बहुत कम बरसता है, तो वैसा जोन एरिड जोन कहलाता है। तो एरिड हार्टिकल्चर बीकानेर राजस्थान में है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ चीकू, ये है मुजफ्फरपुर बिहार में। इसी तरीके से लीची रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये भी मुजफ्फरपुर बिहार में ही है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, ये कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर काजू, ये पुत्तूर कर्नाटका में है, काजू पुत्तूर कर्नाटका। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, ये नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर के संतरे बड़े फेमस हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि सिट्रस नागपुर महाराष्ट्र में है। इसको याद करने का एक और तरीका है, या तो आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, या तो चीज़ों को इंटर रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे कुछ चीज़ें जो मैंने इंटर रिलेट करके याद करी है उसको बताया है, ज़्यादातर चीज़ें मैंने इसे बार बार रट के याद किया है। ऐसे जैसे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम सोलन महाराष्ट्र, इस तरीके से आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ऐसे फ्लो में याद हो जाएगा। इसके बाद है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये कहाँ पर है? आनंद गुजरात में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक, ओनियन और गार्लिक का रिसर्च सेंटर कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में। नासिक में एक जगह है, वहाँ पर ओनियन का सबसे बड़ा मार्केट लगता है। ठीक, वो कौन सी मार्केट है जहाँ पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ओनियन मार्केट है, वो आपको बताना है। ऐसे फिलहाल ऐसे समझो कि नासिक में ही इसका जो रिसर्च सेंटर है वो भी है। कहाँ पर? ओनियन और गार्लिक का रिसर्च सेंटर नासिक महाराष्ट्र में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड, ऑर्किड का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? गंगटोक सिक्किम में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, राजस्थान का जो अजमेर वाला रीजन है वहाँ पर सीड वाले स्पाइसेस, मतलब ऐसे बीज वाले जो मसाले हैं उनकी खेती ज़्यादा होती है, जैसे जीरा है, सौंफ है, धनिया है, इनकी खेती वहाँ पर ज़्यादा होती है। अजमेर राजस्थान वाला जो रीजन है, तो वहीं पर नेशनल रिसर्च सेंटर भी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पर है? वेजिटेबल फॉर वाराणसी, वी फॉर वेजिटेबल, वी फॉर वाराणसी, इस तरीके से याद कर सकते हो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में है। इंडियन हार्टिकल्चरल बोर्ड, ये गुड़गांव हरियाणा में है। जितना भी हार्टिकल्चर से रिलेटेड जो डाटा आता है, जैसे प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्टिविटी हुई, या एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ, तो हार्टिकल्चर से रिलेटेड जितना भी डाटा आता है वो सभी ऑथेंटिक डाटा कहाँ से निकलता है? नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, जिसको NHB बोलते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर हार्टिकल्चर से रिलेटेड डाटा है तो उसमें सोर्स में लिखता है NHB, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड। ये कहाँ पर है? ये गुड़गांव हरियाणा में है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी थी, लेकिन अगर लंबा बनाएंगे नहीं तो जल्दी हम कवर नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मोटिवेशन मिलता है। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।